अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, आप इस सारी आज की जो एपिसोड हुई है इसको कैसे देखते हैं? डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो ऑपोजिशन तो इसको गैर आईनी इकदाम कह रही है। इवन के आज हुकूमत ने, फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि आज इतवार वाले दिन अदालत लगाने की जरूरत नहीं थी, इतनी क्या इमरजेंसी थी? बहुत शुक्रिया। हम हर चीज को आइसोलेशन में लेकर चल रहे हैं। जरा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। 18वीं तरमीम के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये पहली दफा कोई स्पीकर के कोई गवर्नमेंट या स्पीकर के पास ये मामला आया है। उससे पहले अगर आप जरा आसानी के लिए समझ आए, आर्टिकल 58(2) था असेंबलियों को डिसॉल्व करने के लिए। सदर को इख्तियार था असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए। अब इख्तियार मौजूद है। वो इख्तियार 2-3 दफा इस्तेमाल हुआ। अपना सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया और टेकअप करके कहा ये इख्तियार ऐसा नहीं है जिसका दिल चाहे जब मर्जी इस्तेमाल कर दे। और इसी को अगर यहां फिट करें आप कि अपना को नो कॉन्फिडेंस का मूवमेंट ऐसा नहीं है कि जब दिल चाहा, किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी या घर लेट आया या पार्टी में उसने चीजें पूरी नहीं की, आप उसके अगेंस्ट बंदे इकट्ठे करें और करके उसको घर भेज दें। ये तो डेमोक्रेसी की कभी भी मंशा नहीं है। आपको करना क्या है, आर्टिकल 95 को आर्टिकल 17 के साथ मिलाना है। अपना शाह खबर साहब ने आर्टिकल 17 की डेफिनेशन दे दी। यानी आपने खुदा ना खास्ता फर्ज करें, वो एक प्रोसेस बड़ा लंबा और लेंथी है कि जहां बैठ कर तय होगा। अगर कोई ऐसे एलिगेशन आते हैं, कोई आपके पास सॉलिड रीजन है, आप वो सॉलिड रीजन को सामने रखते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। और वो सॉलिड रीजन क्या होंगे, वो आर्टिकल 17 के, ये मेरी जाती राय के मुताबिक बड़ा वाजिब, मैं ये नहीं कहता कि ये बाइंडिंग होगी, हर एक का अपना एक ओपिनियन है। आर्टिकल 17 की जस्टिफिकेशन में अगर आप इस तरह इजाजत दे देंगे, जिसका दिल चाहेगा वो 50 अरब 100 अरब लगाएगा और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाके फेंक देगा, ये आईन ने कभी नहीं ये कहा है। और दूसरी बात अब याद रखिएगा, आप सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ते हैं, आर्टिकल 63A भी पढ़ें। 63 ये कहता है कि आप डिफेक्शन हो जाएगी। कब डिफेक्शन होगी, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएंगे अदम एतमाद के हवाले से, एतमाद के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से, और जब असेंबली का इजलास चल रहा होगा। यानी ये नहीं है कि ये खुली क्या छोड़ दिया गया। और इसी की चीज को सामने रखते हुए आर्टिकल 95 के साथ जब रेजोल्यूशन आती है तो रूल्स क्या कहते हैं, उसकी लीव देनी है, उसकी इजाजत देनी है। क्यों इजाजत देनी है कि सवाल जवाब वहां होंगे, वहां पूछा जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप क्यों ला रहे हैं, क्या वजह है। वो सवालों में बहस होती है, बाकायदा डिटेल में बहस होनी है। लेकिन हुकूमत तो इस बहस में पड़ी नहीं। हुकूमत तो इस बहस में पड़ी नहीं अज़र सिद्दीकी साहब। नहीं ना, ये नो कॉन्फिडेंस जो लेके आया उससे साबित कर रहा है, उससे एस्टेब्लिश कर रहा है कि क्या है। हुकूमत ने क्या पॉइंट बनाया है, हुकूमत ने पॉइंट ये बनाया है कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये टेंटेड है, मेलाफिडिया, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी और उनके पास जितनी भी चीजें हैं। और यही चीजें मैं लेके गया था अपना नसीरुल एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन पहले मैं लेके गया हूं, और यही चीजें मैं लेकर गया हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्हें कहा कि एक कमीशन बना दें। कमीशन किस तरह बना दें, मेमो गेट का केस का सुप्रीम कोर्ट ये बना चुकी है। अपना हुसैन हक्कानी के केस में 3 चीफ जस्टिस मुख्तलिफ हाई कोर्ट के आए, उन्होंने बकायदा आके गिल्ट बताया कि हुसैन हक्कानी निकल गया। आज की कंस्पिरेसी के अंदर भी हुसैन हक्कानी शामिल है। 3 तारीख को वो लंदन में मिलता है नवाज शरीफ के साथ, 7 तारीख को ये बकायदा वो खत आता है, 8 तारीख को ये मूव आ जाती है। आप आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इस बात को आप। और ये क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये दरखास्त सारी वापस कर दी। कहा गया कि आप नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट को रोक दें। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पे एतराजात लगाए। रजिस्ट्रार ने, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए ये जो कोई भी है आप लेके जाए असेंबली के अंदर। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एतराजात लाके आए वो मामला भिजवा दिया, मैंने चूंकि भिजवा दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास कि आप लेके जाए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने मेरी वो पिटीशन और उस पर नोट बना के ये मामला रखा असेंबली के पास से। स्पीकर नेशनल असेंबली ने जब ये देखा कि इस मूवमेंट में ये बातें, अच्छा ये वजह क्या है, जहां राइट खत्म हो जाए ना, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज खत्म हो गया कल फिर आ सकता। किसने कहा है कि ये राइट रहना है आज 7 दिन के अंदर। और वैसे भी याद रखिएगा 7 दिन इसके पूरे हो गए हैं और वैसे भी नो कॉन्फिडेंस का अगर मामला अगर आप देखें वो खत्म हो गया। जाएं और जहां तक मामला है असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से मामला है, वो एक अलग मामला है। 3 कॉन्सिक्वेंसेस के हुए हैं। एक तो आपने, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आईनी है या गैर आईनी है। अभी तो इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। मैं यही कह रहा हूं,
नहीं, मैं यही कहने लगा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला भी आया है सिर्फ कि क्या ये रूलिंग कानूनी है, आईनी है या नहीं है। और आर्टिकल 69 का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी मुआवनत होगी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्टेंस दी जाएगी और अच्छा होगा ना कि वो जो इंक्वायरी की चीजें हैं वो भी कोर्ट के सामने आ जाएगी, कोर्ट को अंदाजा हो जाएगा मैटर की सेंसिटिविटी का। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जब दिल चाहा ये आ जाए। और दूसरा इशू क्या है, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टर्न डाउन हो गया वजीर आजम पाकिस्तान ने एडवाइस पे, ये दूसरा एक्शन आ गया कि असेंबली डिसॉल्व कर दिए। तीसरे में आकर असेंबली डिसॉल्व हो गई और उसके बाद चौथा एक्शन भी हो गया है कि वजीर आजम का बाकायदा डी नोटिफाई हो गया कि वजीर आजम के तौर पर वो वजीर आजम अब नहीं है। ये 4 एक्शन हो चुके हैं जो अल्टीमेटली, और पीछे जजमेंट जितनी भी आई हैं कि यहां ऐसे हालात और वाकया जब ऐसा आए, दोनों सारी सियासी जमातें अर्ली इलेक्शन चाहते थे। तो मेरा जहां तक ख्याल है अल्टीमेट सोल्यूशन इंटरप्रिटेशन का तो अपनी जगह पर मौजूद है, अल्टीमेट सोल्यूशन इसका इलेक्शन है और यही मेरा ख्याल है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, लेकिन दूसरी तरफ का भी तो मौकिफ, लेकिन दूसरी तरफ के मौकिफ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हुकूमत को इस बात की समझ आ चुकी थी, उनको इदराक हो चुका था इस बात का कि अदम एतमाद में उनके नंबर्स पूरे नहीं है, ऑपोजिशन जीतने जा रही है, जो आज ऑपोजिशन ने ये साबित करके भी दिखाया है। तो इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। आप देखिए अब क्या हुआ उसमें। नहीं, आप उसने क्या किया, अब क्या किया, असेंबली डिसॉल्व हो गई है, आपने बैठ के जलसा कर लिया, इजलास बुला, किस कानून के तहत बना लिया। जब जो वट एवर इट इज, वो छोड़े वो रूलिंग गलत थी या सही थी, ये असेंबली जिसमें जाकर वो बैठे। और उसमें कमाल की बात है कि जिन्होंने डिफेक्शन किया वो भी ले आए, वोट भी डाल दिया। वो एक अलग कहानी शुरू होगी कि वो डिफेक्शन भी हो चुकी है। आपका जो ये कहते हैं ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, और जो ये कहते हैं कि जनाब ये ट्रीज ये आर्टिकल 6 का केस है, कौन सा यहां पर आर्टिकल सबवर्ट हुआ है, कौन सा एब्रोगेट हुआ है, किस डिक्टेटर ने आके आइन में तरामीम की है। ये सीधा यानी वही वाला मामला है कि स्पीकर ने इजलास बुलाना था 14 दिन के अंदर, 14 दिन में नहीं बुलाया। इन सब ने कहा आर्टिकल 6 का इतलाक होना है। और भाई आर्टिकल 6 का इतलाक कहां होना है? डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। पीछे जजमेंट जितनी भी आई हैं कि यहां ऐसे हालात और वाकया जब ऐसा आए, दोनों सारी सियासी जमातें अर्ली इलेक्शन चाहते थे। तो मेरा जहां तक ख्याल है अल्टीमेट सोल्यूशन इंटरप्रिटेशन का तो अपनी जगह पर मौजूद है, अल्टीमेट सोल्यूशन इसका इलेक्शन है और यही मेरा ख्याल है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, लेकिन दूसरी तरफ का भी तो मौकिफ, लेकिन दूसरी तरफ के मौकिफ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हुकूमत को इस बात की समझ आ चुकी थी, उनको इदराक हो चुका था इस बात का कि अदम एतमाद में उनके नंबर्स पूरे नहीं है, ऑपोजिशन जीतने जा रही है, जो आज ऑपोजिशन ने ये साबित करके भी दिखाया है। तो इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। आप देखिए अब क्या हुआ उसमें। नहीं, आप उसने क्या किया, अब क्या किया, असेंबली डिसॉल्व हो गई है, आपने बैठ के जलसा कर लिया, इजलास बुला, किस कानून के तहत बना लिया। जब जो वट एवर इट इज, वो छोड़े वो रूलिंग गलत थी या सही थी, ये असेंबली जिसमें जाकर वो बैठे। और उसमें कमाल की बात है कि जिन्होंने डिफेक्शन किया वो भी ले आए, वोट भी डाल दिया। वो एक अलग कहानी शुरू होगी कि वो डिफेक्शन भी हो चुकी है। आपका जो ये कहते हैं ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, और जो ये कहते हैं कि जनाब ये ट्रीज ये आर्टिकल 6 का केस है, कौन सा यहां पर आर्टिकल सबवर्ट हुआ है, कौन सा एब्रोगेट हुआ है, किस डिक्टेटर ने आके आइन में तरामीम की है। ये सीधा यानी वही वाला मामला है कि स्पीकर ने इजलास बुलाना था 14 दिन के अंदर, 14 दिन में नहीं बुलाया। इन सब ने कहा आर्टिकल 6 का इतलाक होना है। और भाई आर्टिकल 6 का इतलाक कहां होना है? डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन।